Welcome once again, guys. Lecture number 8, MCQs regarding MOH and DHA exam. Here we will have first question. पहला क्वेश्चन होगा, पेशेंट विद बर्न, एक बंदा है, एक मरीज है और उसका हिस्ट्री ऑफ बर्न के साथ अपियर हो जाता है. द बर्न इंक्लूड एपिडर्मस, डर्मस and reach to the subcutaneous tissue. Which of the following stage of burn? आपको कहता है कि हिस्ट्री ऑफ बर्न है आपके पास और एपिडर्मस और डर्मस लेयर उसका मुकम्मल तौर पर बर्न हो चुका है और उसका जो बर्न है वो रीच कर जाता है डाउन द स्किन टिश्यू एंड टू सबक्यूटेनियस टिश्यूज. तो अब आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बर्न, नीचे डिग्री ऑफ बर्न या स्टेज ऑफ बर्न कौन सा होगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न, थर्ड डिग्री ऑफ बर्न या फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न. तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल बर्न. उसमें सिर्फ आपका एपिडर्मस लेयर बर्न हो जाता है. सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में होता है पार्शियल थिकनेस, आपका जो डर्मल लेयर तक वो पहुंच जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम सेकंड डिग्री कहते हैं. और थर्ड डिग्री में हमारे पास होता है एपिडर्मस और डर्मस लेयर भी उसमें बर्न हो जाता है, उसके साथ साथ वो रीच कर जाता है डाउन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू. तो यहाँ पे सबसे सूटेबल जो आंसर होगा वो थर्ड डिग्री ऑफ बर्न होगा. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, पेशेंट विद गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज टेक ओमेप्राजोल, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक इट. एक पेशेंट है, उसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्सेस की बीमारी है, यानी उसको GERD की बीमारी है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है उसको. अच्छा, और वो ओमेप्राजोल ले लेता है. सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है, ओमेप्राजोल पेशेंट ले लेता है, तो सबसे बेहतरीन टाइम क्या होगा उसको लेने के लिए. ओमेप्राजोल जिस तरह हमारे पास राइजक 40 मिलीग्राम की आती है, ये इस्तेमाल होता है, मतलब GERD में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा अल्सर में इस्तेमाल होता है, जोलेंगर एलिसन सिंड्रोम्स में भी इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा. तो आपने इसको किस टाइम पे, सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग मील, खाने के साथ, 90 मिनट्स आफ्टर मील, और खाने के 90 मिनट बाद, 3 आवर्स आफ्टर मील, खाने के 3 घंटे बाद, या 3 to 60 मिनट बिफोर मील. तो जितने भी हमारे पास ओमेप्राजोल की क्लासेस है या इसकी मेडिसिन है उसको हम बिफोर मील लेते हैं और ऑलमोस्ट उसको 30 to 60 मिनट्स बिफोर मील हम लेंगे. अच्छा, अगले MCQs आ जाते हैं. पोस्ट राइट साइड मास्टेक्टोमी वियर टेक ब्लड प्रेशर. एक पेशेंट है, उसकी राइट साइड मास्टेक्टोमी हो चुकी है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, पार्शियल या टोटली रिमूवल जो करते हैं, और 2 रीजंस की वजह से, या टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर और या टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, उस वजह से किया जाता है. तो आपको कहते हैं यहाँ पे हम BP कहाँ से चेक करेंगे. ब्रेशियल चेकअप हमारे पास होता है जो आर्म्स के अपर आर्म्स में जहाँ से ब्रेशियल आर्टरी गुजर रहा होता है वहाँ पे चेक करेंगे तो वो ब्रेशियल साइड होगा. और रेडियल हमारे पास होता है रेस्ट के अंदर जहाँ से रेडियल आर्टरी गुजर रहा होता है. तो लेफ्ट ब्रेशियल पे हम चेक करेंगे या राइट ब्रेशियल पे, लेफ्ट रेडियल पे या राइट रेडियल पे. तो यहाँ पे आपको जहन में होना चाहिए राइट साइड मास्टेक्टोमी उसकी हो चुकी है, तो यहाँ पे लाजमी हमारे लिए कि हम लेफ्ट साइड पे उसका BP चेक करेंगे. अब लेफ्ट ब्रेशियल पे चेक करेंगे या राइट ब्रेशियल पे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो सूटेबल साइड होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट ब्रेशियल साइड. लेफ्ट ब्रेशियल साइड पे हम उसका चेक करेंगे. अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ टू नो इफ लेफ्ट शोल्डर इज डिसलोकेटेड. हमें कैसे मालूम होगा कि पेशेंट है उसका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेटेड हो चुका है, अपनी जगह से हिल चुका है. तो इसके लिए हम कैसे जानेंगे, मतलब फिजिकल से, एक्सरे वगैरह हमने अभी तक नहीं किया हुआ, जस्ट हम उसको ऑब्जर्वेशन ले रहे होते पेशेंट का, तो हमें कैसे पता चलेगा. पेशेंट कैन नॉट मूव लेफ्ट आर्म, पेशेंट लेफ्ट आर्म बिल्कुल मूव नहीं कर सकेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिसलोकेटेड है. लेफ्ट आर्म लॉन्गर देन राइट वन, या लेफ्ट आर्म उसका लॉन्गर होगा राइट वन से, या स्वेलिंग इन द लेफ्ट शोल्डर में स्वेलिंग होगा. तो स्वेलिंग तो मोस्टली उससे नहीं होता है डिसलोकेशन की वजह से. और इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, पेशेंट कैन नॉट मूव लेफ्ट आर्म, उसका कोई फ्रैक्चर नहीं है, उसका कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो इसलिए सबसे सूटेबल हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट आर्म लॉन्गर देन राइट वन.
जब दोनों को एक साथ आगे की तरफ फैलाते हो तो उसमें लेफ्ट आर्म जो है वो लॉन्गर होगा राइट वन से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, रीनल फेलियर पेशेंट कम फॉर डायलिसिस। एक रीनल फेलियर का पेशेंट है और वो डायलिसिस के लिए आ जाता है। द नर्स सस्पेक्टेड दैट द पेशेंट डेवलप स्टील सिंड्रोम, और नर्स उसको जब ऑब्जर्व करती हो तो उसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसको स्टील सिंड्रोम्स हो चुका है। व्हाट इज स्टील सिंड्रोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स? तो स्टील सिंड्रोम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अच्छा, स्टील सिंड्रोम्स आईवी फेस्टिवल जब भी लगा हुआ होता है किसी पेशेंट को, तो ऐसी सिचुएशन में या वो डायलिसिस के लिए आ जाता है तो आपने उसको लाजमन उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। स्टील सिंड्रोम्स डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, और स्टील सिंड्रोम्स कॉमन चीज़ है कि जब ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो जाता है फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर, स्पेशली जब उसको एवी फेस्टिवला लगा हुआ होता है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टील सिंड्रोम्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पे कहते हैं कि आप एज अ नर्स हो तो आप कैसे किस कैरेक्टरिस्टिक से उसको पहचान कर सकोगे या कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेन से आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसको पेन हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि उसको स्टील सिंड्रोम्स हो चुका है। कूलनेस या उसका टेम्परेचर लो हो जाता है बॉडी का, आपको उससे पता चलेगा, या पेन एंड कूलनेस से या रेडनेस से। तो ऐसे पेशेंट जब भी स्टील सिंड्रोम्स उसमें डेवलप हो जाता है तो आपने उसका पेन, लेवल ऑफ पेन भी देखना होता है, और उसके अलावा उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी आपने देखना होता है। तो अगर उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और उसके अलावा उसको पेन भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ जाइए कि उसको स्टील सिंड्रोम्स हो चुका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, पेन एंड कूलनेस इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील सिंड्रोम्स।